अमेरिका के कुपर्टिनो हाई स्कूल के इस प्रांगण से आप सभी का स्वागत है। इसके पहले हमने आपको एलिमेंट्री और मिडिल स्कूलों के प्रांगण दिखलाए थे और हमने देखा था कि वे प्रांगण भी कितने विशाल थे। ये हाई स्कूल का प्रांगण तो उससे भी विशाल है। अगर हम कहें कि विशालतम है तो कोई अतिशयोक्ति न होगी। इसलिए इस विशालतम प्रांगण के अंदर जा कर के और सब कुछ दिखा पाना इस छोटे से वीडियो में संभव नहीं है। हालांकि आज शनिवार का दिन है और स्कूल बंद है, किंतु नागरिकों के लिए यानी आसपास के जो लोग रहते हैं उनके लिए इसके ग्राउंड खुले हुए हैं। वहाँ जाके ग्राउंड को देखा जा सकता है। लेकिन मैंने इस बार थोड़ा समझने की कोशिश की कि ये जो इतने विशाल विशाल प्रांगण विद्यालयों के हैं, वहाँ पे पढ़ाई लिखाई की क्या स्थिति है, करिकुलम क्या है। और मित्रों, मुझे ये कहते हुए खुशी हो रही है कि मुझे यहाँ के करिकुलम में एक कंटिन्यूटी दिख रही है। यानी एलिमेंट्री में कुछ चीज़ें पढ़ाते, उसको थोड़ा विस्तारित करते मिडिल में, और फिर उसको ज़्यादा विस्तारित करते हाई स्कूल में। हाई स्कूल में कुल 8 कोर सब्जेक्ट्स से कहते हैं वो है, और 2 इलेक्टिव सब्जेक्ट्स भी हैं जिनमें क्रेडिट मिलता है। और ये जो सब्जेक्ट्स हैं उनके लिए बिल्कुल फिक्स्ड है कि कितने सालों तक के लिए पढ़ाया जाएगा। जैसे हाई स्कूल में पढ़ाई जो होती है वह पढ़ाई 9th 10th 11th 12 उस तक होती है। और मैं करिकुलम देख करके समझ रहा था कि वे इतना कुछ कर देते हैं कि हाई स्कूल में अगर बच्चे वहाँ तक पढ़ लें तो अपने जीवन में वो कमाई करना शुरू कर सकते हैं। यानी लाइफ स्किल भी सिखलाते हैं विषयों के अलावा। और जो सब्जेक्ट है वो मूलतः मैंने देखा कि जो इनका करिकुलर फ्रेमवर्क है, उस करिकुलम फ्रेमवर्क में पता चला कि ये क्रिएटिव थिंकिंग पर ज़्यादा बल देते हैं। बच्चे प्रोजेक्ट्स बनाते हैं, बच्चे फिजिकल एजुकेशन सीखते हैं, हेल्थ सीखते हैं, हेल्थ के बारे में चीज़ों को जानते हैं, लाइफ स्किल इनको बताया जाता है। और ऐसा देखा गया कि जो मिडिल क्लास अमेरिका का है वो हाई स्कूल तक पढ़ ले तो ये बहुत बड़ी बात है। ये हाई स्कूल को भी कहते हैं कि यह हम ग्रेजुएशन उन्होंने किया, हाई स्कूल का ग्रेजुएशन किया। हम लोग ग्रेजुएशन को मानते हैं कि जब आप बैचलर्स बन जाते हैं तब आप ग्रेजुएट करते हैं। और स्वाभाविक सी बात है कि इनका जो बजट है वो कम नहीं होता, कम्युनिटी काफ़ी देती है। देखिए, दीवार पे इन्वेस्ट इन ऑल और स्टूडेंट्स प्लीज़ डोनेट टुडे करके एक बाकायदा अपील जारी की गई है और लोग देते हैं। सिटी गवर्नमेंट तो देती ही है 45% बजट का, स्टेट गवर्नमेंट भी 47% देती है, फेडरल गवर्नमेंट से भी उनको 8% मिल जाता है। लेकिन सबसे बड़ी बात यह है कि हाई स्कूल तक जो मिडिल क्लास है वो बच्चों को पढ़ाने के बाद से आगे पढ़ाने के प्रति उसकी बहुत ज़्यादा ललक दिखाई नहीं पड़ती। इसका कारण एक तो मैंने जानने की कोशिश की तो यह है कि हाई स्कूल तक, यानी जिसको हम अपने इंटर कॉलेज कहते हैं, अगर उन्होंने पढ़ाई कर ली तो इतना सब सीख लेते हैं कि वे बाकायदा अपने जीवन को बेहतरीन ढंग से गुजार सकें। वो प्लम्बर बन जाएंगे, प्लम्बिंग का काम करेंगे, कंपनी खोल लेंगे। वे इलेक्ट्रीशियन बन जाएंगे, वे क्राफ्ट को जान लेंगे, उसके आधार पर काम करना शुरू कर देंगे। हालांकि थोड़ा ये ताज्जुब लगता है क्योंकि हार्वर्ड यूनिवर्सिटी जो ईस्ट कोस्ट में बनी थी वो 1636 में बन गई थी, और उसके बाद देखेंगे तो 18वीं शताब्दी में ईस्ट कोस्ट में आईवी लीग के बहुत सारी यूनिवर्सिटीज़ की स्थापना हुई थी। तब मैं सोचता हूँ कि आखिर फिर आगे लोग पढ़ाई कम क्यों करते हैं। पता चलता है कि शिक्षा बड़ी महंगी है हायर एजुकेशन तक। पब्लिक स्कूलों में जो शिक्षा दी जाती है वो फ्री है, किताब कापी सारा कुछ फ्री मिल रहा है इनको, मिड डे मील भी फ्री मिल रहा है, सब कुछ फ्री मिल रहा है। लेकिन हायर एजुकेशन हमारे देश में महंगा होता जा रहा है, यहाँ पर भी काफ़ी महंगा होता जा रहा है।
और सामान्य अमेरिकी के लिए पॉसिबल नहीं रह गया है कि वो अपने बच्चों को वह यूनिवर्सिटी में पढ़ा सके, अंडर ग्रेड और ग्रेजुएशन और पीएचडी करा सके। इसलिए आप पाएंगे कि यहाँ के विश्वविद्यालयों में बाहर के भी विद्यार्थी बहुत भारी संख्या में आते हैं और उन्हें कई बार स्कॉलरशिप भी मिलती है, उनको लोन भी मिल जाते हैं। लोन तो यहाँ के लोगों को भी मिलते हैं, लेकिन निर्भर करता है कि आपकी आमदनी कितनी है। तो जो विषयों की मैं चर्चा कर रहा था कि हाई स्कूल में क्या पढ़ाया जाता होगा, तो ज्ञात होता है कि यहाँ पे जो 8 कोर सब्जेक्ट्स हैं, सो मैथमेटिक्स जिसमें अलजेब्रा, ट्रिग्नोमेट्री, ज्योमेट्री, इस पर विशेष ध्यान देते हैं। और मैथ की पढ़ाई तो एलिमेंट्री से शुरू हो जाती है, हमारे भी शुरू हो जाती है। साइंस पर भी ये बहुत जोर देते हैं। साइंस स्ट्रीम में बायोलॉजी, केमिस्ट्री, फिजिक्स, ये सब कुछ ये पढ़ाते हैं। और इसके बाद आप देखें तो लैंग्वेज, इंग्लिश लिटरेचर, इंग्लिश लैंग्वेज, इस पर इनका काफ़ी जोर है। हिस्ट्री, जिसमें ये यूएस की हिस्ट्री, वर्ल्ड हिस्ट्री और सिविक्स को भी इसमें उन्होंने जोड़ रखा है। इसके बाद फिजिकल एजुकेशन, अब देखिए यहाँ पे स्विमिंग पूल है और हालांकि ये बच्चे हैं यहाँ के या कम्युनिटी के लोग हैं, पता करना मुश्किल है, लेकिन फिजिकल एजुकेशन इनके लिए एक विषय है जिसमें क्रेडिट मिलती है। हेल्थ के बारे में मैं देखता हूँ कि अमेरिकी काफ़ी खेलता कूदता है। अब वो खेलना कूदना कहाँ से सीखता है? उसको हेल्थ के बारे में पढ़ाया जाता है, कैसे स्वस्थ रहेगा। उसे रिप्रोडक्टिव हेल्थ के बारे में पढ़ाया जाता है, सेक्स एजुकेशन के बारे में बेहतर जानता है। कोई टैबू यहाँ के लिए नहीं रह गया है, क्योंकि जब तक चीज़ें जानेंगे नहीं तब तक आप अपने को बेहतर इंसान नहीं बना पाएंगे। इसलिए हेल्थ। फॉरेन लैंग्वेज, आपको स्पेनिश या चाइनीज़ या यूरोपियन लैंग्वेजेस का ऑप्शन है, आप उसमें चुनेंगे और वह भी एक कोर सब्जेक्ट्स में आ जाता है। कंप्यूटर्स पे बड़ा जोर है और कंप्यूटर्स तो मैंने देखा कि एलिमेंट्री से लेकर के मिडिल होते हुए यहाँ पे अब वही है कि जिसको हम कहते हैं कि स्थूल से सूक्ष्म की ओर बढ़ना। शिक्षा में शब्द बड़ा महत्वपूर्ण माना जाता है। हम जनरल से कंक्रीट की ओर बढ़ते हैं, तो कॉग्निटिव जो आपकी फैकल्टीज़ हैं, यानी जो आपकी सीखने की क्षमता है, जो ग्रहणशीलता है, वो ग्रहणशीलता बचपन से बढ़ती चली जाती है और जब आप हाई स्कूल में पहुंचते हैं तो आपकी ग्रहणशीलता ज़्यादा होती है। इसलिए कंप्यूटर प्रोग्रामिंग, इस तरह की चीज़ें, जो बहुत सारे लैंग्वेजेस हैं कंप्यूटर के, वे भी पढ़ाते हैं। और एक्स्ट्रा करिकुलर एक्टिविटीज़ बहुत सारे होते हैं जो क्रेडिट सिस्टम के तहत नहीं आता, उसमें क्रेडिट नहीं मिलती, लेकिन वह ज़रूरी है। और उसमें म्यूज़िक है, ड्रामा है, डिबेट है। मैंने तो बैंड भी देखे लोग, इस स्कूल के पास एक बैंड भी था। और जो खेलकूद के प्रबंध तो फिजिकल एजुकेशन में भी आ जाते और अलग से भी। अब देखें यहाँ पे स्विमिंग पूल आपने देखा, आप यहाँ पे टेनिस कोर्ट देखेंगे, आप यहाँ पे फुटबॉल के बड़े बड़े मैदान देखेंगे, यानी आउटडोर गेम्स। और उसके साथ साथ इस तरह के जो दूसरे गेम्स हैं जिसमें ज़्यादा शक्ति, ज़्यादा ताकत की आवश्यकता होती है, वे गेम्स, स्पोर्ट्स। और विस्तृत मैदान है, बहुत बड़ा मैदान है। मैं इसमें अंदर घूम चुका हूँ, कई बार मैं जहाँ आता रहा हूँ मैं घूम चुका हूँ और मैंने देखा है कि किस प्रकार से कम्युनिटी और बच्चे, ये सारे के सारे लोग छुट्टियों के समय खेलते पाए जाते हैं। और बाकी समय जब स्कूल सेशन में होता है तो उस समय विद्यार्थी गण खेलते हैं, सॉकर खेलते हैं, हॉकी खेलते हैं, बास्केटबॉल खेलते हैं, टेनिस खेलते हैं और ये बाकायदा उनके करिकुलम का पार्ट होता है। तो मैं समझता हूँ कि हमारे यहाँ भी बहुत सारी चीज़ें हैं, लेकिन इतना विशाल प्रांगण मैं नहीं समझता कि हमारे यहाँ ख़ास करके सरकारी स्कूलों में होता होगा। क्योंकि पब्लिक स्कूल है, सरकारी स्कूल है और इतनी ज़मीन, इतनी सुविधा, इतनी व्यवस्था, इतनी फैसिलिटीज़ हमारे विद्यार्थियों को नहीं मिल पाती। कम से कम मेरा अनुभव तो यही कहता है। अब आपका अनुभव क्या कहता है आप खुद समझें। और ये ज़रूरी है कि शिक्षा ऐसी हो जो आप पढ़ के निकलें तो
आप ऐसा नहीं कि आप मैनुअल काम ना करें, किताबें हमें दूर नहीं करें काम से, श्रम से, ये बहुत महत्वपूर्ण चीज़ होनी चाहिए। यहाँ पे किताबें श्रम से दूर नहीं करती। आप अगर देखेंगे यहाँ के जनजीवन को, तो एक बूढ़ा व्यक्ति भी अपने लॉन की घास को काट रहा है, उसको ठीक कर रहा है, क्योंकि मज़दूर यहाँ पे बहुत बड़े महंगे होते हैं। लोग अपने घरों का सारा काम खुद उनको करना पड़ता है। हालांकि बच्चे छोटे होंगे तो नैनी की व्यवस्था करते हैं, कुछ कुक की भी व्यवस्था करते हैं, लेकिन बहुत महंगा है। हम इस बात को खुद महसूस करते हैं कि यहाँ का जो जनजीवन है वह जनजीवन अलग तरीके का जनजीवन है, जिसको हम विकसित कहते हैं। और हम भी भारत को विकसित भारत बनाने के सपने को लेकर के आगे बढ़ रहे हैं। इसलिए विकसित भारत बनाने के लिए शिक्षा, स्वास्थ्य, अमर्त्य सेन ने भी इस बात को कहा, अगर शिक्षा और स्वास्थ्य दोनों को सुदृढ़ कर दिया जाए तो जो गरीबी का दुष्चक्र है, क्योंकि हम तो बहुत पॉपुलस कंट्री हैं, बहुत जनसंख्या है, गरीबी भी भयानक रूप से है। अब आप कहते रहें राजनीतिक रूप से कि नहीं, हमने इतने लोगों को गरीबी रेखा के बाहर निकाल दिया, लेकिन 80 करोड़ लोगों को आप मुफ्त का राशन देते हैं, इसका मतलब उनके पास खाने के लिए भी पैसे नहीं होते, 2 वक्त का वो भोजन नहीं जुटा सकते। तो गरीबी के दुष्चक्र को रोकने के लिए शिक्षा और स्वास्थ्य बहुत ज़रूरी है। अब मुझे यहीं दिखाई देता है, हालांकि यहाँ पे हेल्थ की जो व्यवस्था है वो इंश्योरेंस बेस्ड है, और इंश्योरेंस कंपनियाँ हों चाहे हॉस्पिटल्स हों, कहा जाता है कि दे आर मतलब सबसे ज़्यादा मुनाफा वही कमाते हैं। लेकिन अब जो सिस्टम है उसमें लोग अपने हेल्थ के प्रति कॉन्शियस रहते हैं। और एक बात और कह के मैं अपनी बात यहाँ समाप्त करूँगा। हम जिस इलाके में वहाँ पे साउथ एशियन कम्युनिटी बहुत रहती है, और साउथ एशियन कम्युनिटी इसमें चाइनीज़ हैं, कोरियाई हैं, जापानीज़ हैं, इंडियंस हैं, मलेशिया के लोग हैं, इंडोनेशिया के लोग हैं। ये जो साउथ एशियन कम्युनिटी है ये अपने बच्चों की पढ़ाई के प्रति बहुत ही सजग रहती है। लैटिनो लोगों के बारे में यहाँ कहा जाता है कि वो बहुत सजग नहीं रहते। जो वाइट लोग हैं वो सजग रहते हैं, लेकिन जो बहुत देहातों में रहते हैं, चूँकि बहुत सारे इलाके ऐसे हैं जो जहाँ खेती भी होती है, देहात भी हैं, तो वहाँ के वाइट्स के जो पॉपुलेशन है वो उतना ज़्यादा पढ़ाई के प्रति सजग नहीं होता, इसलिए हाई स्कूल के बाद आगे नहीं पढ़ाना चाहता। लेकिन साउथ एशियन कम्युनिटी की सजगता का परिणाम है कि स्कूलों का जो संचालन है वो बेहतर तरीके से होता है, बच्चे पढ़ाई पे ज़्यादा ध्यान देते हैं, क्योंकि साउथ एशियन कम्युनिटी इस बात को महसूस करती है कि पढ़ाई यानी शिक्षा और स्वास्थ्य ही हमें आगे बढ़ाएगा, गरीबी से दूर करेगा, हमें विकास के दौड़ में और आगे बढ़ाता चला जाएगा, हम दौड़ते चले जाएंगे। और शायद इसी वजह से ये जो कैलिफोर्निया का इलाका है, जो कुपर्टिनो का इलाका है, ये मुझे अपेक्षाकृत पढ़ा लिखा, समृद्ध और स्वस्थ दिखता है। तो आशा करता हूँ कि आपको ये वीडियो पसंद आया होगा। इन्हीं शब्दों के साथ आपको धन्यवाद दूँ। उसके भले एक निवेदन, आप मेरे वीडियो को लाइक ज़रूर करें, शेयर करें, अपनी टिप्पणियों से लाभान्वित करें, मेरे चैनल को सब्सक्राइब करना न भूलें। बहुत बहुत धन्यवाद। नमस्कार।